जिस भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उस भारत के कुछ युवा आज बोर्ड की परीक्षाओं में कैसे खुलेआम नकल कर रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल से आई हैं, जहां ओपन स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान न सिर्फ खुलेआम नकल हुई, बल्कि आरोप है कि स्कूल के टीचर्स ने पहले ही क्वेश्चन पेपर्स में आने वाले सभी सवालों के जवाब एक कॉपी पर लिखकर इन छात्रों को बेच दिए थे और बाद में इन छात्रों को परीक्षा के दौरान किताबें और मोबाइल फोन से भी नकल करने की पूरी छूट दी गई। और यह नकल कोई और नहीं बल्कि इस सरकारी स्कूल के टीचर्स ही करवा रहे थे और यह सब कुछ काफी व्यवस्थित तरीके से हो रहा था, जिसमें नकल करने वाले छात्र और नकल करवाने वाले शिक्षक सब के सब मिले हुए थे। जरा तस्वीरें देखिए। क्या नाम है सर आपका? क्या? फागू चंद्र जी। सर आप लोग चेकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, कौन करता है चेकिंग? कहाँ है परीक्षक? कौन है? आप हैं सर क्या? यहाँ इस काप के पास देखिए, इस काप को देखिए सर, आइए इस काप को देखिए, उसको निकालिए, इस काप को वहाँ से निकालिए। आप निकालो ना, निकालो, सामने में निकालो, सामने में वीडियो बन रहा है ना, निकालो। क्या है सर? रुको, मेनू माइस मत करना, दिखाओ, सामने में पकाओ सर। यहाँ क्या नाम है आपका? एडमिट कार्ड कहाँ है आपका? कार्ड लिए है सर। एडमिट कार्ड दिखाओ ना जी। ये नकल कर रहा था। इस बारे में हमारे जिला प्रशासन के भी संज्ञान में आया गया है। इस पे त्वरित कार्यवाही के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। डीओ को हम लोगों ने निर्देशित किया है, साथ ही जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं एसडीएम, उनको भी कहा है और साथ ही पुलिस प्रशासन को भी बोला है कि आप जो है वहां बेसिकली व्यवस्था बनाएं और चेक करें और समुच्चय जो हो सके पॉसिबल, मतलब वहां बेसिकली गार्डिंग हो सके कि इस तरह की चीजें ना हो। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में बेईमानी से पास होने वाले छात्रों की आज भी कोई कमी नहीं। और इसलिए सोचिए, जब ये छात्र स्कूल से पास होकर कॉलेज में जाएंगे और वहां भी ऐसे ही नकल से परीक्षाएं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे और फिर सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए ये परीक्षाएं देंगे, तो उन परीक्षाओं में भी ये छात्र ऐसे ही बेईमानी करेंगे। और नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? विकल्प क्या है? और इसलिए ये नकल कभी रुकने वाली नहीं है। सोचिए, यह नकल उन छात्रों के साथ कितना बड़ा अन्याय है जो परीक्षाओं में पास होने के लिए दिन रात ईमानदारी से परिश्रम करते हैं और पूरी तैयारी करके परीक्षा देने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ छात्रों की बेईमानी की वजह से इन ईमानदार छात्रों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। आपको जानकर आज बड़ी हैरानी होगी कि भारत के ज्यादातर स्कूलों में 5वीं कक्षा के बाद से ही परीक्षाओं में नकल शुरू हो जाती है और इस नकल का एक बड़ा कारण यह होता है कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कमजोर है और बहुत सारे सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जहां 400 से 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 1 से 2 टीचर ही मौजूद हैं। 1 या 2 टीचर मिलकर 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अब भी हमारे देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और इसीलिए शायद ये नकल हमारे देश में रुकने का नाम ही नहीं लेती और सरकारें भी शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा जोर नहीं देती। और जो छात्र बेईमानी से पास होना चाहते हैं उन्हें नकल अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगने लगती है। लेकिन अलग अलग अध्ययन ये कहते हैं कि ये नकल भारत की युवा शक्ति को खोखला कर रही है। वी बॉक्स नाम की एक संस्था की एक स्टडी के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था में खामियों और नकल की वजह से भारत में कुछ वर्षों के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले 50% से ज्यादा छात्र ऐसे होंगे जिनके पास नौकरियां नहीं होंगी और ये छात्र भी नौकरियों के लिए योग्य नहीं होंगे। और यहां बात सिर्फ एक स्टडी की नहीं है, ये तो एक अध्ययन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी हर 5 इंजीनियर्स में से 4 इंजीनियर नौकरी के योग्य नहीं है और इसी तरह एमबीए की पढ़ाई करने वालों में हर 4 में से 1 छात्र नौकरी पाने के योग्य नहीं है। इसके अलावा जिन छात्रों के पास बीकॉम की डिग्री है उनमें से 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी की डिग्री है उनमें से 63%, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72% और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है उनमें से 43% छात्र नौकरी के योग्य ही नहीं है।
और बड़ी बात यह है कि इन छात्रों को हमारे देश में बेरोजगार माना जाता है, जबकि हकीकत में ये नौकरियों के योग्य नहीं है। आपको ये बताएंगे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिवंगत भाई की पत्नी सीता सोरेन ने आज बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली। शिबू सोरेन का परिवार झारखंड में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार या राजनीतिक खानदान माना जाता है, और आज शिबू सोरेन की ही पुत्रवधू ने इस परिवार को छोड़कर उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी का हाथ थाम लिया और मोदी का परिवार ज्वाइन कर लिया। असल में कहानी सिर्फ एक राजनीतिक खानदान की नहीं है, बल्कि हमारे देश में नेताओं के घर घर की ये कहानी बन चुकी है। यानी जो आज की राजनीति है वो रिश्तों को भी खत्म कर देती है और परिवारों को भी तोड़ देती है। इस बार स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान अपने ही सगे चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, और इन परिवारों की टूट से जो परिवार लगातार मजबूत हो रहा है वो है मोदी का परिवार। और इसीलिए आज हम इसी राजनीति का विश्लेषण करेंगे जो रिश्तों से भी बड़ी हो गई है। एक तरफ मोदी का परिवार है जिसमें कोई भी खानदान से नहीं है, दूर दूर से दूसरे परिवारों के लोग आकर मोदी के परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, और जो बड़े बड़े राजनीतिक खानदान थे वो टूट रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सीता सोरेन की एक चिट्ठी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सीता सोरेन ने आज एक चिट्ठी लिखी है, और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है गुरुजी बाबा को, यानी अपने ससुर शिबू सोरेन को, जो कि जेएमएम के संस्थापक भी हैं। और उन्होंने लिखा है, आदरणीय गुरुजी बाबा, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो जो गुरुजी हैं यानी शिबू सोरेन वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और सीता सोरेन के अपने ससुर भी हैं। सीता सोरेन क्या लिखती हैं? मेरे स्वर्गीय पति श्री दुर्गा सोरेन, जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग अलग थलग किया गया, जो कि मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग, समर्पण और नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया था, आज वो पार्टी नहीं रही। मुझे यह देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। शायद उनका जो इशारा है ये हेमंत सोरेन की तरफ है, जो कि इनके पति के छोटे भाई हैं। फिर वो आगे लिखती हैं, श्री शिबू सोरेन, गुरुजी बाबा के अथक प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस कि उनके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में यह ज्ञात हुआ कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूं। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को अब छोड़ना होगा, और इसलिए मैं प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। नीचे उनके साइन है सीता सोरेन। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार झारखंड का आज टूट गया। सीता सोरेन का यह भी आरोप है कि वर्ष 2009 में जब वो अपने पति दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद राजनीति में आई थी, तब से ही उनकी और उनके परिवार की उपेक्षा हो रही है, और उनके साथ उनके ही परिवार की पार्टी में अन्याय हो रहा था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक कहानी है, और कहानी बिल्कुल ऐसी है जैसे आप टीवी में या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कोई राजनीति पर आधारित किसी सीरियल में देखते हैं, बिल्कुल वैसी ही कहानी है। तो इसलिए अब आप ये देखिए कि सोरेन परिवार में इस दरार के पीछे असली कहानी क्या है, और आखिर राजनीति में रिश्तों का महत्व कम क्यों होने लगता है। 49 वर्ष की सीता सोरेन, जिन्हें अभी आपने देखा, ये झारखंड की जामा सीट से विधायक हैं, एमएलए हैं अभी, और ये वही सीट है जहां से इनके दिवंगत पति दुर्गा सोरेन पहले विधायक थे। तो दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा। 2009 में जब दुर्गा सोरेन की मृत्यु हुई, तब उनकी पत्नी सीता सोरेन ने पहली बार इस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, और तब से लेकर आज तक वो इस सीट से कुल मिलाकर 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें छपती रही हैं कि इस बार सीता सोरेन झारखंड की दुमका सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, और उन्होंने पार्टी से यह आग्रह भी किया था कि अगर वो दुमका सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो उनके बाद उनकी जामा विधानसभा सीट जो है वो उनकी बेटियों को मिलनी चाहिए।
लेकिन ऐसा दावा है कि उनके इस आग्रह को उन्हीं की पार्टी जेएमएम ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा ऐसी खबरें भी हैं कि हेमंत सोरेन इस बार खुद दुमका लोकसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो हेमंत सोरेन की जो नजर थी वो भी इसी सीट पर थी, इसलिए उनकी भाभी सीता सोरेन के आग्रह को पार्टी ने स्वीकार नहीं किया और इस तरह सोरेन परिवार आज दो हिस्सों में बंट गया, जिसमें अब एक तरफ 80 वर्ष के शिबू सोरेन और उनके दो बेटे हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन है और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन के दिवंगत पुत्र की पत्नी सीता सोरेन है और उनकी 3 बेटियां हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसलिए अब यह परिवार दो हिस्सों में बंट गया है। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच यह राजनीतिक संघर्ष आज से नहीं बल्कि पिछले 1.5 दशकों से चला आ रहा है और सीता सोरेन के अपने देवर यानी हेमंत सोरेन से संबंध कभी भी मधुर नहीं रहे। शिबू सोरेन के 3 बेटे हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मृत्यु वर्ष 2009 में हो गई थी और उस समय दुर्गा सोरेन की उम्र सिर्फ 39 वर्ष थी और वही सीता सोरेन के पति थे। राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज पारस साहब जो हैं, पशुपति पारस, कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ समय पहले उन्हीं के भतीजे चिराग पासवान ये कह रहे थे, जब इन्होंने पार्टी को तोड़ दिया था तब चिराग पासवान ये कह रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। वर्ष 2000 में जब रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया तब किसी ने यह सोचा नहीं था कि एक दिन यह पार्टी चाचा और भतीजे में बंट जाएगी। आज की हकीकत यही है कि रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टियां और रास्ते दोनों ही अलग अलग हैं और चाचा पशुपति पारस भतीजे चिराग पासवान पर साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं और इस संघर्ष में बीजेपी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद वर्ष 2021 में जब पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच पार्टी पर अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ तो जैसे ही रामविलास पासवान का निधन हुआ, पार्टी पर किसका अधिकार होगा इसे लेकर रामविलास पासवान के भाई ने भी अपना दावा ठोक दिया और पुत्र जो हैं उन्होंने भी। और उस समय बीजेपी ने चिराग पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस का समर्थन किया और उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री भी बना दिया। और उस समय तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कहते थे कि चिराग पासवान का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया है और उन्होंने अपने पिता की पार्टी और विरासत दोनों को खो दिया है, क्योंकि बीजेपी ने भी उन्हें उनके पिता का सही वारिस नहीं माना और बीजेपी ने भी यह देखा कि उनकी पार्टी के जो सांसद और विधायक और बड़े नेता किसकी तरफ हैं। उस समय वो सारे पशुपति पारस की तरफ थे और इसीलिए पशुपति पारस को बीजेपी ने मोदी सरकार में मंत्री बना दिया। लेकिन देखिए वक्त कैसे बदलता है। 3 वर्षों में ही चिराग पासवान ने इतनी मेहनत की कि बिहार में जो नेता और कार्यकर्ता रामविलास पासवान के साथ थे वो धीरे धीरे चिराग पासवान के साथ आ गए और जिन सांसदों ने पहले पशुपति पारस का समर्थन किया था वो सांसद भी चिराग पासवान के पक्ष में आकर खड़े हो गए और चिराग पासवान ने हारी हुई बाजी को अपने पिता के ही अंदाज में उनके भाई से जीत लिया। देश में चल रहे एक नए तरह के साइबर क्राइम से सावधान करेंगे और हम ये चाहते हैं कि विश्लेषण आज आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखें और ध्यान से देखें, बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। पिछले एक हफ्ते में हमारे देश के 15 से ज्यादा राज्यों में साइबर अपराध की 60 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें साइबर अपराधियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल करके लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है और वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल करके उन्होंने लोगों के बच्चों की नकली आवाज पैदा की है। ज्यादातर मामलों में ये साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से युवाओं की नकली आवाज तैयार करते हैं। इसके बाद उनके माता पिता को फोन करके ये कहते हैं कि उनके बेटे या बेटी को पुलिस ने किसी गंभीर आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बेटा है तो कहा जाता है कि उनके बेटे को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उनके बेटे और बेटी ने कोई दूसरा बहुत संगीन अपराध किया है और अगर उनके माता पिता इस मामले को रफा दफा कराना चाहते हैं, बेटे को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाना चाहते हैं, तो उन्हें 1 से 5 लाख रुपए तुरंत उसी समय ऑनलाइन ट्रांसफर करने होंगे और जब तक ये ट्रांसफर नहीं हो जाता पैसा तब तक वो फोन रखने नहीं देते, काटने नहीं देते। माता पिता को विश्वास दिलाने के लिए ये साइबर अपराधी उन्हें उनके ही बच्चों की नकली आवाज भी फोन पर सुनाते हैं
ये आवाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई एक डीप फेक वॉइस होती है और ये असली आवाज से 90 से 95% तक मैच करती है। और इसी वजह से जब माता पिता फोन पर अपने ही बच्चों की आवाज सुनते हैं और बच्चे उनसे ये कहते हैं कि हमें बचा लीजिए, हमें किसी तरीके से यहां से छुड़ा लीजिए, तो लोग विश्वास कर लेते हैं और फिर अपराध का शिकार हो जाते हैं और ये साइबर अपराधी उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय हमारे देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों और गांवों में लोगों के मोबाइल फोन्स पर इस तरह के वॉइस क्लोनिंग वाले फोन आ रहे हैं और एक स्टडी के मुताबिक 83% मामलों में लोग इस तरह के स्कैम में आसानी से धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं और अब इस तरह की घटनाओं ने बहुत बड़ा, विशाल और खतरनाक रूप ले लिया है। इसी हफ्ते मध्य प्रदेश के खरगोन में एक व्यक्ति को फोन करके कुछ लोगों ने कहा कि वो सीबीआई से हैं और उन्होंने इस व्यक्ति की बेटी को धोखाधड़ी के एक मामले में 2 और लड़कियों के साथ गिरफ्तार किया है। और बड़ी बात यह है कि इन साइबर अपराधियों ने पूरे 2.5 घंटे तक इस लड़की के पिता को उसका फोन कॉल काटने नहीं दिया, यानी उसे फोन पर बंदी बना लिया। इन लोगों ने इस व्यक्ति को उसकी बेटी की आवाज भी सुनाई फोन पर, जो कि क्लोन की हुई आवाज थी, जिसमें उनकी बेटी रोते हुए कह रही थी कि उसके माता पिता कुछ भी करके उसे बचा ले। इस आवाज को जब उसके माता पिता ने सुना तो उन्होंने पूरी तरह विश्वास कर लिया कि बेटी इन्हीं के कब्जे में है और साइबर अपराधियों के अकाउंट में तुरंत 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। और यह सब कुछ 2.5 घंटे तक चलता रहा। 2.5 घंटे तक इन अपराधियों ने माता पिता को फोन रखने नहीं दिया, ना ही बाहर से कोई मदद मांगने दी। इस दौरान परिवार में से किसी ने इंदौर के एक हॉस्टल में रह रही इस लड़की के मोबाइल फोन पर कॉल भी किया, क्योंकि उनकी बेटी इंदौर में एक हॉस्टल में रहती थी। कॉल किया बेटी को, लेकिन जब बेटी ने कॉल रिसीव नहीं किया तो परिवार को यह लगा कि शायद सीबीआई के अधिकारी बनकर फोन करने वाले ये साइबर अपराधी सच ही बोल रहे हैं और उनकी बेटी इनके कब्जे में है। इसके बाद यह परिवार एक तरीके से बंधक बन गया और 50,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि इस परिवार ने अपनी बेटी की क्लोन की हुई आवाज सुनी थी, इसलिए उन्होंने इन साइबर अपराधियों पर यकीन कर लिया और ये अपराधी पूरे 2.5 घंटे तक सीबीआई अफसर बनकर इस परिवार को डराते रहे और ठगते रहे, जबकि हकीकत में इनकी बेटी को कुछ नहीं हुआ था और वो अपने हॉस्टल में सुबह सुबह के वक्त सो रही थी और इसलिए क्योंकि वो सो रही थी उसने फोन नहीं उठाया। लेकिन साइबर अपराधियों ने वॉइस क्लोनिंग की मदद से इस परिवार को यह यकीन दिला दिया कि उनकी बेटी ने अपराध किया है और इन लोगों ने इस परिवार से 50,000 रुपए लूट भी लिए।